नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों, अभी हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं 25 ईयर्स के 1995 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। हमने एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया ऑलरेडी कवर कर लिया। मॉडर्न इंडिया के 4 वीडियो आ चुके हैं। आज ये मॉडर्न इंडिया का 5वां वीडियो है। इसके बाद हम ज्योग्राफी और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे कवर करेंगे। तो दोस्तों, हमें आपसे एक ही अपील करते हैं हम कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनका फ़ायदा हो। इन वीडियोज को इस तरीके से बनाया गया है कि आप किसी काम को करते समय भी अगर आप इन वीडियोज को सुन ले तो आपका एटलीस्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। और दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। चलते दोस्तों आज के अपने इस वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संगठन हुआ था वो सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि भारत को स्वतंत्रता दिलाया जाए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फिर देखो, अगले क्वेश्चन में हमारे पास 4 रिपोर्ट हैं और 4 रिपोर्टों में आपको बताना है कि ये रिपोर्ट किस किस इवेंट से संबंधित थी। सबसे पहले बटलर समिति रिपोर्ट। बटलर समिति रिपोर्ट है भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच के संबंध पर। फिर है हार्टुंग समिति रिपोर्ट। हार्टुंग समिति रिपोर्ट है ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं पर। हंटर जांच समिति रिपोर्ट, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड पर। मूडी मैन समिति रिपोर्ट, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर। इसलिए अपना आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बटलर समिति रिपोर्ट भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच के संबंध। हार्टुंग समिति रिपोर्ट ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं। हंटर जांच समिति जालियांवाला बाग हत्याकांड और मूडी मैन समिति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी गवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में किसके जीवनी का वर्णन किया गया है? देखो दोस्तों, इन शब्दों में गोपाल कृष्ण गोखले की जीवनी का वर्णन किया गया है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फिर देखो, 4 घटनाएं दी गई हैं। 4 घटनाओं के सामने 4 परिणाम दिए गए हैं। तो देखो दोस्तों, इसको भी मैं बताता हूं। मिंटो मार्ले सुधार, ये 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुआ था। साइमन कमीशन 1927 में देशव्यापी आंदोलन को रोकने के लिए हुआ था। चौरा चौरी कांड 1922 में इसलिए हुआ था, इसके होने के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। दांडी मार्च 1930 में नमक के अवैध निर्माण के लिए हुआ था। तो अपना आंसर होगा ए का 3rd, बी का 1st, सी का 2nd, डी का 5, यानी कि मिंटो मार्ले सुधार ये 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, साइमन कमीशन 1927 में देशव्यापी आंदोलन को रोकने के लिए, चौरा चौरी कांड के कारण क्या हुआ था 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, और दांडी मार्च 1930 में नमक को बनाने के लिए। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन कर। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1934 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। देखो दोस्तों, पूना समझौता में दलितों के पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दिया गया था और राज्य तथा केंद्र विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखो तो आपको ऑप्शन डी सही बैठेगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, अब फिर से यहाँ पर 4 घटनाएं दी हुई हैं, उनके सामने 5 ईयर्स दिए हुए हैं। अब आपको बताना है इनको सही मिलाकर। तो सबसे पहले हम चलते हैं। देखो दोस्तों, सूरत विभाजन 1907 में हुआ। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा 1932 में रामजे मैकडोनल्ड ने की। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में नेहरू रिपोर्ट के विचार विमर्श करने के लिए हुई। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का 4, सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में। फिर सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा 1932 ईस्वी में।
सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में और पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से यहाँ पर 4 इवेंट दिए हुए हैं, उनके सामने उन इवेंटों को लीड करने वाले नेताओं के नाम दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि सही मैच क्या है। देखो दोस्तों, गदर पार्टी बहुत सारे क्वेश्चंस पे आ गया। गदर पार्टी के सामने लाला हरदयाल। ठीक है, हम चलते एक एक करके चलते हैं। देखो, चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन, काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास और गदर पार्टी लाला हरदयाल। दो चीज आप खास याद रखना, काकोरी षड्यंत्र और गदर पार्टी, ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, यानी कि ए का थर्ड, चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन, बी का 4 काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल, सी का लाहौर षड्यंत्र यानी कि सी का सेकंड यानी कि जतिन दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये जो 3 नाम दिए हुए हैं, एमसी सीतलवाड़, बीएन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये किस पार्टी के सदस्य थे? देखो दोस्तों, ये लोग सारे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हैं। अब हम बताते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में महाराष्ट्र के नौजवानों को सार्वजनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किया था। एमसी सीतलवाड़ा, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। इस सोसाइटी द्वारा सन 1911 में नागपुर में से अंग्रेजी समाचार द हितवाद का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। इसलिए इसका आंसर होगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अब देखो, यहाँ पर 3 घटना दी गई है। अब आपको बताना है कि ये एक किस क्रम में होगा, मतलब सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। देखो दोस्तों, होम रूल लीग जो तिलक का था वो अप्रैल 1916 में हुआ था। कारागाटा मारू की घटना सितंबर 1914 में हुई थी। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी 1915 में हुई थी। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कारागाटा मारू की घटना, इसलिए अपना डी ऑप्शन यानी कि सेकंड फर्स्ट। उसके बाद आएगा थर्ड ऑप्शन यानी कि महात्मा गांधी का आगमन। उसके बाद आएगा तिलक का होम रूल लीग। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि, अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। दूसरा ऑप्शन है वह मुस्लिम लीग का समर्थन करती थी। तीसरा ऑप्शन है कांग्रेसी का विचार था कि भारतवासियों को स्वराज मिलना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है सदस्य के बीच मतभेद। देखो दोस्तों, इसका आंसर होगा साइमन कमीशन जो बना था उसके सभी 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। इसलिए इसका आंसर होगा कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? जो उग्रवादी आंदोलन था उसमें भारतीय मुसलमान आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? देखो दोस्तों, जो भारतीय मुसलमान थे वो उग्रवादी आंदोलन की ओर इसलिए आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी जो आंदोलन था उसके जो बड़े बड़े नेता थे वो ज्यादातर हिंदू धर्म से आते थे और वो हिंदू अतीत और उनकी महिमा का गुणगान करना और हिंदू धर्म का उत्थान करना, ये उनका झुकाव ज्यादा इस ओर था। इसीलिए मुस्लिम जो थे वो उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। तो इसका आंसर होगा उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? देखो दोस्तों, हम जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो बहुत ही, मतलब एक तरह से कहिए तो मतलब एक तरह से काली घटना थी। लोगों को एकदम से नरसंहार कर दिया गया था। तो यहाँ पर आंसर है जालियांवाला बाग का नरसंहार, और ये हुआ था अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। इसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या कहा था, इसलिए इसका आंसर होगा जालियांवाला बाग का नरसंहार। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? फिर से आपको 4 घटना दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन घटना पहले हुई, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सी घटना हुई। घटनाएं क्या है? अगस्त प्रस्ताव, आईएनए मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन,
रॉयल इंडियन नेवल राइटिंग का विद्रोह। देखो दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ, आईएनए मुकदमा 1945 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन इस सबको पता होगा 1942 में हुआ, रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह 1946 में हुआ। इसलिए अपना आंसर क्या होगा? 1, 3, 2, 4। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आईएनए मुकदमा, फिर रॉयल इंडियन नेवल राइटिंग का विद्रोह। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कि उग्रवादी विचारधारा को कौन सा निरूपित करता है। देखो, संवैधानिक साधनों में याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है। उग्रवादी क्या सोचते थे कि वो उनको क्या था कि आक्रामक साधनों से, मतलब गोली बंदूक असलों से देश की आजादी पाना, ये उग्रवादियों का विचारधारा था। इसलिए इसका आंसर होगा संवैधानिक साधनों में याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? अब फिर से देखिए, यहाँ पर 4 दिए गए ऑप्शन, उसके सामने फिर से 4 ऑप्शन आपको मिला के बताना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर थियोडोर बेक जो है वो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ये सही है। इल्बर्ट बिल रिपन सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सही है। लेकिन बदरुद्दीन तैयब जी हैं, वो मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे, बल्कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? देखो दोस्तों, यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। और अगर हम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के बारे में बात करें तो उनका शासनकाल था 1899 से 1905, इसलिए इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी का नेता कौन था? यह क्वेश्चन बहुत इजी है, लाला हरदयाल। और गदर पार्टी की स्थापना के बारे में बात करें तो लाला हरदयाल ने 1913 में इसकी स्थापना की थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, तो लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए तो उनका भारत आने का कारण क्या था? यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं। भारतीय उपमहाद्वीप को विभेद करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। देखो दोस्तों, माउंटबेटन भारत आए थे तो उनका जो मेन मोटो था ये था कि भारत को संयुक्त रखना, न कि भारत को विभाजित करना। लेकिन बाद में वो हो नहीं पाया, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता के कारण उन्हें भारत के विभाजन की घोषणा करनी पड़ी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। देखो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट है फिर उसके बाद उसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि यहाँ पे दोनों सही हैं और क्या है ये हम देखते हैं। खिलाफत आंदोलन में शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। राष्ट्रीय और खिलाफत आंदोलन दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था। देखो दोस्तों, खिलाफत आंदोलन सबसे पहले क्या था मैं आपको बताता हूँ। खिलाफत आंदोलन ब्रिटेन में जब तुर्की के सुल्तान का अपमान किया गया था, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे, उसके लिए भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। खिलाफत आंदोलन से क्या हुआ था? शहरी जो मुस्लिम थे, जो एजुकेटेड मुस्लिम थे, वो भी राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए थे। और राष्ट्रीय खिलाफत दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था। क्यों तत्व था मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो 2 आंदोलन थे, दोनों साथ साथ चल रहे थे और दोनों साम्राज्यवाद विरोधी थे। दोनों का क्या था? साम्राज्यवाद यानी कि ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना दोनों का एक मोटो था। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गर्म दलियों को नरम दलियों से पृथक कर दिया। 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कि दोनों में से कौन कौन से सही है। देखो दोस्तों, अंग्रेजों का हर समय एक नीति रहा है कि जहां वो देखते थे कुछ चीज सक्सेसफुल हो रहा है उसको तोड़ दो। यहाँ भी उनको दिखा
कि नरम दल और गरम दल दो विचारधारा चल रही है कांग्रेस में। उन्होंने क्या किया, बंगाल में सबसे ज्यादा मतलब कांग्रेस का केंद्रीकरण था, उन्होंने बंगाल को विभाजित कर दिया। तो बंगाल के विभाजन के पश्चात नरम दल जो थे उनकी भूमिका समाप्त नहीं हुई, लेकिन एक नए दल का उदय हुआ, गरम दल का। तो देखो ये दोस्तों, यहाँ पर जो है ये गलत है कि बंगाल के विभाजन से नरम दलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो गई। हाँ, आर सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दलियों ने गरम दलियों से पृथक कर लिया, मतलब दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है दोस्तों, और देखो एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों फिर से एक हो गए, और ये जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसमें दोनों अलग हुए थे, वो 1907 में हुआ था। आपको ईयर्स खास तरीके से याद रखने हैं। फिर से देखो दोस्तों, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 में अस्वीकृत हो गया। यदि प्रत्येक खेतिहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता। अब हम आते हैं कि भारत को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला जो बिल था उसके बारे में आते हैं। देखो, गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने बोला था कि इस पर फिर से विचार करो, और गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्ताव वापस ले लिया था। लेकिन बाद में सरकार ने गोखले के अंतिम 3 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ई जो है वो गलत है, लेकिन आर सही है। अस्वीकृत एक हुआ, उस अस्वीकृत नहीं हुआ था, उसको विचार करने के लिए बोला गया था, और उसको गोपाल कृष्ण गोखले ने वापस लिया था। और अंग्रेजों का यही था कि अगर सारे किसान पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे तो क्या होगा, एजुकेटेड होंगे तो विद्रोह करेंगे तो असंतोष बढ़ जाएगा। फिर से देखो दोस्तों, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था। क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग सम्मिलित थे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों गलत हैं या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था, क्योंकि वो भारत के मामलों पर तत्काल नियंत्रण की मांग कर रही थी, मतलब तुरंत कंट्रोल में लाने के लिए। और कांग्रेस जो था वो कांग्रेस जो को ये पता था कि सरकार का भारत पर नियंत्रण गिर रहा है और सरकार दबाव डालना चाह रही है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा कि दोनों सत्य है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था, और क्रिप्स मिशन में सिर्फ और सिर्फ श्वेत लोग शामिल थे। और कौन थे ये? 4 लोग थे। सर स्टेपफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड प्रीवेसिल, हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता तथा वार कैबिनेट के सदस्य। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, और रीजन है चौरा चौरी में हुए हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने कारण बनी। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि असहयोग आंदोलन हर इंसान असहयोग आंदोलन के बारे में जानता होगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था कि चौरा चौरी नामक एक स्थान था जहां पुलिस थाने में आग लगा दिया गया था, और इससे गुस्सा होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में रोक दिया था। अब असहयोग आंदोलन के बारे में बता दूं कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, और ये चौरा चौरी जो जगह था वो यूपी के गोरखपुर जिले में था। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वो कौन सा विभाग था? देखो दोस्तों, 1946 में 12 सदस्यीय अंतिम सरकार का गठन किया गया था, यानी कि इसका एग्जैक्ट डेट है 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुआ, और इस लीग के बड़े नेता लियाकत अली खान को वित्त मंत्री यानी कि वित्त दिया गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि उन्हें तब द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था, और कांग्रेस इस मसले में निसहाय थी। वो बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। देखो दोस्तों, क्या हुआ था, जब हमारा देश आजाद हो रहा था तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मांग को लेकर पूरे देश में दंगे हो रहे थे, लोग बहुत बड़े स्तर पर मर रहे थे। इसलिए जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उन्होंने देश को विभाजित करने का जो बात था वो स्वीकार कर लिया, ताकि ये दंगे रुक जाए और हमारे लोग बच जाए। इसलिए इसका आंसर है सी, वे बड़े पैमाने पर संभावित
सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी क्या थे? मतलब भारत जब आजाद हुआ तब महात्मा गांधी के पास कांग्रेस से रिलेटेड क्या था? देखो दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि उस जैसी स्वतंत्रता मिली उन्होंने कांग्रेस सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस एक ऐसा संगठन है इसको जब बस भारत की स्वतंत्रता के लिए बनाया गया था। इसलिए इसका आंसर होगा कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, आप खास करके याद रखना, क्योंकि अगर ऑप्शंस में किसी को पता नहीं होगा तो सीधे सीधे मारेगा कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति के सदस्य थे। 47 क्वेश्चन, क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव भारत का गठन बीडी सावरकर ने किया था और इसका गठन 1904 में किया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा बीडी सावरकर। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला था? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसलिए टफ है क्योंकि आप सब कुछ याद कर सकते हो, लेकिन कौन कितने साल तक चला था एग्जैक्ट याद करना इस एग्जाम टाइम में 1 मिनट में, इसलिए इस क्वेश्चन का लेवल टफ है। चलिए हम चलते क्वेश्चन को देखते हैं। देखो दोस्तों, पहला जो है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, यह 31 वर्ष तक चला था। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट 17 वर्ष तक चला था। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट 10 वर्ष तक चला था। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 16 वर्ष तक चला था। तो सबसे कम वर्ष तक कौन चला? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट 10 वर्ष तक। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपरोक्त उद्धरण का संबंध है। देखो दोस्तों, अब इसमें ये जो प्रस्ताव आया कि भारत को विभाजन मुक्त रखा जाए और ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर एक संघीय राज्य का स्वरूप बनाया जाए, ये किसका था? देखो दोस्तों, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसने अपना प्रस्ताव 1946 में प्रस्तुत किया और इसमें भारत विभाजन को नकार दिया गया था। जो कैबिनेट मिशन से संबंधित था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को, ठीक है, और मई 1946 में से प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसने भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। देखो दोस्तों, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच के युद्ध जो हुआ था, हमको पता है सुभाष चंद्र बोस जो थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका फायदा उठा के जर्मनी पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने भारत के लिए इसे आजादी का एक अवसर देखा था। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अगला वीडियो जल्द ही अपलोड होगा हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।